हेलो स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज आप लोग एक बात हमेशा ध्यान देंगे, जो भी कैंडिडेट जो कंपटीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो या तो नए हों या पुराने हों, उनके लिए खास कर एक बात हम बोलेंगे कि वो प्रतिदिन मतलब एक सेट का प्रैक्टिस जरूर करें। चाहे वो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हों, आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हों, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशंस बीपीएससी यूपीएससी किसी भी कंपटीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उन्हें सेट प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी रेगुलर एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिससे आप उतने देर पढ़ने का टाइम जो हो उतना देर बराबर आपको, जैसे 6 घंटा 7 घंटा रेगुलर पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। लेकिन लोग करते क्या है, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन फिर उसने ये कर दिया, अपने टाइम टेबल को चेंज कर दिया, उससे प्रोग्रेस नहीं होती है। और किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए, यदि किसी भी वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको पहले सुनिए, उसके बाद उसमें जो भी बात इंपॉर्टेंट लगे उसको या तो कॉपी में राइट कर लीजिए, नोटबुक में राइट कर लीजिए, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए। जैसे किसी भी कंपटीशंस को यदि आपको क्लियर करना है तो कम से कम क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का, जैसे तो हम कहेंगे कि क्लास 12 तक का एनसीईआरटी बुक को थॉरोली, टोटल सब्जेक्ट को, ये हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि आप मैथ्स को पढ़िए, फिजिक्स को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, टोटल सब्जेक्ट उसका क्लास 12 तक अपडेट होइए। उसके बाद आप सेट बनाने बैठिएगा और उसके बाद आप एग्जाम होकर के हमारे कमेंट से बताइएगा कि क्या हमने जो बताया वो सही बताया कि नहीं। आज हम आप लोगों को बात करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का। जैसा कि आप लोगों को हमारा पिछले वीडियो आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा और विधान परिषद का भी दिया हूं, और जो भी पार्टिकुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं या आप लोगों की क्लास ले रहा हूं उसमें खास करके जो क्वेश्चंस आया है, यानी जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आता है, उसी को एक फॉर्म दे करके, एक वे दे करके आपके पास मैं देता हूं, यानी आपके वीडियो में अपलोड करता हूं। एक बात। दूसरी बात, चूंकि आज हम राष्ट्रपति पे बात करेंगे तो राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक्स है जो जिससे क्वेश्चंस लगभग सभी कंपटीशंस में पूछते हैं। अब यही है कि थोड़ा सा आपको अलग ढंग का भी क्वेश्चंस कुछ आता है उसके बारे में, चूंकि राष्ट्रपति टॉपिक्स जो है बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसलिए इसके लिए आज हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। एक में आज जो हम उनका जनरल सामान्य बात करेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका योग्यता क्या होता है, राष्ट्रपति का लेने का महाभियोग का प्रोसेस क्या है। दूसरा बात, उनकी नियुक्ति होने पर या उनका नियुक्ति होने का तिथि क्या होता है, किस तिथि को जनरली हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, ये सब बातों को आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली और कुछ विशिष्ट बातों को अगले वीडियो में देखेंगे। और एक बात और, इसके बाद हम एक खास करके एक और वीडियो आपका राष्ट्रपति का अपलोड करेंगे, जो पूरे राष्ट्रपति जो आज तक 14 राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए हैं उनकी पूरी कार्यकाल और उनकी विशिष्टता को लेते हुए बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का जो आपका नियुक्ति होता है, इसके पहले एक छोटा सा भाग हम लोग भारत में जो संविधान के भाग हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, उसके बाद राष्ट्रपति पे आएंगे। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, या आपका जो भी संसद होगा वो सबका वर्णित आपका भाग 5 में है। ये भी एक क्वेश्चन यानी आया कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। तो थोड़ा इसको देख लें कि जैसे संविधान का जो पहला भाग है वो आपका देश के संबंध में बताता है, जो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। तो देश के संबंध में बताता है, कहने का मतलब क्या, तो देश के बीच जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, या देश के बीच में यदि राज्यों का बंटवारा हुआ, राज्य को बांटना हुआ, या अन्य तरह का जो भी इंटरनल होगा देश से संबंधित, वो आपका भाग 1 से 4 में, आर्टिकल 1 से 4 में, भाग 1 में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताई हुई है, आर्टिकल 5 से 11 में। अब नागरिकता के बारे में बताई हुई है, कहने का मतलब कि आप नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता की हानि कैसे होती है, या नागरिकता लोग कैसे छोड़ सकते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, और नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधि हैं, वो सब इसमें वर्णन है। उसके बाद आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है,
12 से 35 आर्टिकल के बीच में, 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच में आपको मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो ये जो मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 के बीच में हुआ, इसमें आप देखे होंगे कि हमारा अभी जो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को आपको 42वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया, और ये मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये आज हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक तत्व हैं, और इनका वर्णन भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जिसका कि आर्टिकल 36 से 51 में वर्णन मिलता है। और आपका भाग 5 में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद आदि का वर्णन आर्टिकल 52 से 76 के बीच में मिलेगा। और पार्टिकुलर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वर्णन आपका 52 से 65 के बीच में मिलेगा। ठीक है। जैसे सबसे पहला ही बात कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस आर्टिकल में बोला गया है या अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वो क्या होगा? तो तीनों सेना का प्रमुख होगा, प्रथम नागरिक होगा, और साथ में आपका जो कार्यपालिका का होगा वो प्रमुख होगा। तो देखिए, यहां पे हम लोग कहते हैं कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, लेकिन एक बात यहां पर देखने वाली है कि आप गौर करेंगे कि कोई भी क्रियाविधि होती है, कोई भी कानून का पालन होता है, तो हमारी संसद करती है, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों का उसमें मत होता है। अंत में सिर्फ राष्ट्रपति के पास अनुमोदित होने जाता है, और वो यदि 14 दिन के भीतर अपना अनुमोदन कर, सिग्नेचर कर नहीं देते हैं, तो उसे क्या पाया जाता है कि उसे पारित समझा जाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ एक संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था होने के कारण हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति की वास्तविकता रूप में थोड़ी सी मान जो है वो कम है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का वैल्यू ज्यादा है। और यदि कहा जाता है तो कह सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। ठीक है। यदि वास्तविक पूछेगा तो आपका हो गए प्रधानमंत्री, और यदि पूछेगा कि कार्यपालिका के कौन प्रमुख होते हैं तो कह सकते हैं राष्ट्रपति संविधानिक। ठीक है। और लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कॉज आप लोग को पता चल गया, संसदीय। अब आप एक मामूली सा बात देख सकते हैं कि संसद जो भी चाहे वो कर सकता है। आप कुछ नहीं, आपकी यदि किसी चीज में अमेंडमेंट करनी है तो संसद यदि 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे, या राज्यसभा भी पारित कर दे, और वो यदि अनुमोदित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनकी सिर्फ औपचारिकता ही होती है। तो ये बात अभी तक हम लोग जो बात किए कि आखिर राष्ट्रपति का भाग, संविधान के भाग 5 के 52 से 76 आर्टिकल के बीच आते हैं, जिसमें 52 आर्टिकल्स जो है वो उनके विषय में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। यह भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक्स और देख लें कि राष्ट्रपति भवन जो है वो कहां पे बना हुआ है। तो एक पहाड़ी पे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये भी एक क्वेश्चन आता है, रायसेना पहाड़ी, काफी ऊंची पे। ऐसे भी जनरली जितने भी आप यहां तक राष्ट्रपति भवन छोड़ दीजिए, राज्यपाल भवन जो भी स्टेट में बनता है और वो कैपिटल में होता है, और खास करके उसको पूरे भौगोलिक क्षेत्र से देखते हुए उसे बनाई जाती है, और वैसे जगह पे बनाए जाते हैं जो काफी ऊंचा हो। जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे हम बिहार के निवासी हैं और बिहार पटना से बोल रहे हैं, और बिहार में यदि देखिएगा तो हमारा जो राज्यपाल गवर्नर हाउस है वो एक बहुत ही ऊंचे यदि पूरे क्षेत्र को देख ले, अपने पूरे पटना के भौगोलिक क्षेत्र को देख ले, तो आपको सबसे ऊंचा क्षेत्र में पड़ता है आपका गवर्नर हाउस। ठीक है। तो इस तरह से रांची में भी वही बात हुई है, दिल्ली में भी वही बात है, लगभग सब जगह यही बात होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है योग्यता, कि राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या है। तो पहला देखिए, वह भारत का नागरिक हो। अब ये बात इसलिए क्लियर कहा जाता है इनके योग्यता में, जिनका वर्णन आपको कह सकते हैं कि आपका 52 के
टू बी में ही बताई गई है, इनका वर्णन किया गया है कि क्या होगा भाई, तो वो भारत का नागरिक हो। इसलिए ये बात क्लियर लिखा गया है कि भारत का नागरिक इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ ऐसे पद होते हैं जो आपको एंग्लो इंडियंस भी बन सकते हैं, यानी विदेशी लोगों को भी वो पद दी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति पद किसी भी विदेशी को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि पहला कंडीशन दिया गया कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात कम से कम 35 वर्ष का आयु प्राप्त कर लिया हो, यानी कम से कम कितनी आयु हो, 35 वर्ष हो, और राष्ट्रपति के होने का ज्यादा से ज्यादा कोई भी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आपको इसमें रुकावट नहीं दी गई है कि भाई आपका जो होगा वो इतना ही होगा। मतलब मैक्सिमम एज कितना भी जा सकते हैं, 95 चले जाइए, 90 चले जाइए, सब आपका मैक्सिमम एज आप कितना भी हो सकता है। सिर्फ इसका जो कह सकते हैं कि उम्र सीमा, जो न्यूनतम उम्र सीमा फिक्स की हुई है। उसके बाद तीसरा बात कहा गया है लाभ के पद पर ना हो, लेकिन ये संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि लाभ के पद पर कौन कौन सा है, लाभ के पद पे कौन कौन सा है ये डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक बात बता दी गई है कि लाभ के पद पर कौन नहीं होंगे। तो लाभ के पद पर राष्ट्रपति के पद को लाभ वाली पद नहीं मानी जा सकती है, उपराष्ट्रपति के पद को लाभ वाली पद नहीं मानी जा सकती है, और आपका संसद के जो भी हमारे मंत्रीगण होते हैं, चाहे वो विधानसभा को है, लोकसभा के हो, उन्हें भी क्या किया जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, इसीलिए तो कारण होता है कि यदि आप उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या मंत्रीगण हो, आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 3 कैटेगरी को लाभ के पद पर नहीं रखा गया है, जिसके कारण कोई भी उपराष्ट्रपति भी देखे होंगे कि यदि राष्ट्रपति बन के लिए अपने नाम को अनुमोदित करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दें। अब भले कोई दे देते हैं तो वो उनकी नैतिकता होती है, उनकी अपनी सोच होती है। संविधान में ऐसा कोई भी नहीं कहा गया है कि आप पहले तभी फॉर्म भर सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जब तभी अनुमोदित हो सकते हैं जब आप कोई लाभ के पद पे यानी राष्ट्रपति नहीं रही है, तो चूंकि इसको तो लाभ का पद माना ही नहीं जाता है। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में देखिएगा कि पागल और दिवालिया ना हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के नियुक्ति में ये बात कभी नहीं कही गई है कि वो भारत का वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा राष्ट्रपति के पद को यानी राष्ट्रपति के पद को सृजित करने में या योग्यता में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति हमारे महामहिम भी बोले जाते हैं, राज्यपाल को भी हम लोग महामहिम ही बोलते हैं, चूंकि ये हमारे क्या होते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। चलिए इसके बाद अब बात कर रहे हैं, अब ये बात तो क्लियर हो गया कि आपका अभी तक आपने देखा राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कितने संविधान के किस भाग से आते हैं, राष्ट्रपति को कौन सा प्रथम नागरिक तीनों सेना का प्रमुख माना जाता है, उसके बाद इनकी योग्यताएं क्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं निर्वाचन का। देखिए इसमें जनरली स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, लोगों को निर्वाचन में आराम से याद कर लिए कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है, बस उसी पे लेकर चले गए। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन्स के लिए आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा क्रम यूज किया जाता है, तो वरीयता क्रम यूज की जाती है। समझ रहे हैं बात को, वरीयता क्रम कहने का मतलब क्या। तो अभी हम बात करेंगे कि उनकी वरीयता मेरिट कैसे बनती है। लेकिन एक बात देखिए, यदि मेरिट बना, एक निश्चित संख्या 5 कैंडिडेट खड़े हुए, 2 कैंडिडेट को निश्चित संख्या आई, 3 कैंडिडेट को नहीं आया, तो ये तीनों कैंडिडेट का जो वैल्यू होगा वो दोनों कैंडिडेट में ऐड कर दी जाएगी, और उसके बाद दोनों कैंडिडेट का वरीयता देखा जाएगा कि किनको मत ज्यादा मिला है, और उसके आधार पर यह नियुक्ति की जा सकती है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि निर्वाचन जो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो होगा किसके अनुसार, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, और कैसे होगा, तो वरीयता क्रम में। एक बात यहाँ पे अनुच्छेद 55 में ये बात लिखी हुई है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एक
निर्वाचन में एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 में इसकी वर्णन की हुई है। अब देखिए, थोड़ा सा बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ कौन कौन सा है। तो एक बात देखिएगा, पहला तो लोकसभा है, दूसरा आखिर लोकसभा हुआ, दूसरा विधानसभा हुआ, तीसरा विधान परिषद हुआ, और चौथा विधान परिषद हुआ, और चौथा राज्यसभा है। ठीक है, ये 4 हमारे यहाँ सदन हैं। अब विधान परिषद का किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो आप एक बात देखिएगा, और एक बात और पहले भी सुने होंगे कि लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 243 और +2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, जिनको कि आपका 104वां संविधान संशोधन कर करके ये जो एंग्लो इंडियंस का था 2020 ईस्वी में, इसको हटा दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, क्या एंग्लो इंडियंस की निर्वाचन ही नहीं होती है। बाकी आपका जो 12 विधान, ये राज्यसभा में 238 + 12 हैं, वो होते हैं, 12 नियुक्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन आती है, हमारा अपलोड होगा वीडियो लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें बात करेंगे। ऐसे विधानसभा और विधान परिषद का वीडियो मेरा आपका आनंद ऑनलाइन को क्लासेस में आपका फिट की हुई है, यानी आपका वीडियो उसमें उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें कौन लेते हैं? तो लोकसभा, विधानसभा और आपका राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य हैं सो विधान परिषद भाग नहीं लेता है, और जो जो आपको नियुक्त सदस्य हैं सो मनोनीत सदस्य जो होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो या आपका लोकसभा के हो। समझ रहे हैं बात के? और लोकसभा में तो अब मनोनीत होता ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जनरली क्वेश्चन आ रहा है, लोग गलत करके आ रहे हैं कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति होती है, तो कुछ लोग 2 कह रहे हैं, मतलब, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब एक भी का नियुक्ति नहीं होता है एंग्लो इंडियंस का। और ये किस में अमेंडमेंट किया गया? तो 104 जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, उसमें इसके 104 संविधान संशोधन करके इस आर्टिकल्स को बदलाव किया गया। इस बात को बदला गया है कि आपके 2 एंग्लो इंडियंस नहीं होंगे। तो अब आ जाएं, तो कौन कौन सा होंगे? पहले बात यहां कर लिए, तो पहला होंगे आपको लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 3 लेते हैं भाग। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब विधान परिषद का तो कोई सदस्य नहीं लेता है, लेकिन सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश के, आपके पुडुचेरी और दिल्ली के जो होते हैं वो आपका भाग लेते हैं। और टोटल, यानी अभी तक हमारे पास 29 स्टेट हैं। ठीक है, उसमें कितने आपके 29 स्टेट आ गए, उनके जो मेंबर होंगे विधानसभा के 100, और 2 जो पुडुचेरी और दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। कभी कभी आता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है, कितने केंद्र शासित प्रदेश का आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी होती है? तो 2। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पुडुचेरी। कब से शुरू हुआ? तो ये 1971 से इसको शुरू किया गया, इन लोगों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अब क्या होता है इसमें? तो पहले निर्वाचक मंडल बनता है। उस निर्वाचक मंडल में क्या होता है? तो देखिए, निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें से कितने सदस्य? तो 50 जो होंगे, 50 सदस्य उनको प्रस्तावित करेंगे कि भाई मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 50 मेंबर इन आदमी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि यदि 50 सांसद यदि उसमें आपको लिख रहा है, प्रस्तावित कर रहा है, और 50 और अनुमोदित कर रहा है, यानी कुल मिला के समझ लीजिए 100 सांसदों की भागीदारी हो रही है, तो राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, तो आखिर वो कितने पावरफुल व्यक्ति होते होंगे। अंदाजा लगाइए कि एक आदमी को, एक बहुत बड़ा आदमी भी है, तो उसको 5-6 सांसद से मुलाकात नहीं होगी, 5-6 सांसद उसको नहीं जानेंगे, सामान्य आदमी को, या कोई ज्यादा भी बड़ा है तो। लेकिन यहाँ इनको अनुमोदित ही, यानी फॉर्म ही फिलअप होगी, तो ये 50-50 का सिग्नेचर चाहिए। ये आप आराम से मान लीजिए कि फॉर्म भरेंगे
तो जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो एक गजटेड अफसर का सिग्नेचर खोजा जाता था पहले, अभी भी किसी किसी में है, वेरिफिकेशन में होती है, तो वो गजटेड रैंक के अफसर को हम लोग को खोजना पड़ता था। यदि वो भी होता था कि भाई आपके ब्लड रिलेशंस में ना हो तो खोजते थे। आप सोचिए कि एक आदमी से करवाना है तो उतनी प्रॉब्लम होती थी। अब इनका जो होगा वो 50 सदस्य जो होंगे वो प्रस्तावित करेंगे और 50 सदस्य उसको अनुमोदित करेंगे, ठीक है। और ये जब प्रस्तावित और अनुमोदित हो जाएगा तब ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी अपनी नामांकन को करा सकते हैं। ये जब नामांकन करा लेंगे तो विधि कौन सा यूज की जाती है, तो देखिए पहले एमएलए का मत निकाला जाता है, ठीक है। तो एमएलए का मत कैसे निकलता है, थोड़ा इस वीडियो को, ये वाली बात आप 1-2 बार देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही लोग नहीं समझते हैं। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, यूपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन कि एमएलए का मत मूल्य निकालने की कौन सी विधि है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्या करते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या लेते हैं, उसके बाद उस राज्य में कुल एमएलए की संख्या लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और इंटू 1/1000 करेंगे। अब यहां पर एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, पहले सुन लीजिए, एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या होगी 100। अब यहां पे एक फैक्ट बात है कि कुल जनसंख्या कब की, ये बात है। तो कुल जनसंख्या कब का कुल जनसंख्या लेंगे, तो 1971 का, 1971 ईस्वी का, 1971 ईस्वी का कुल जनसंख्या लेंगे। उसी समय क्वेश्चन आया कि 1971 के बाद भाई 81 में आपका जनगणना हो गया, 91 में हो गया, 2001 में हो गया, 2011 में हो गई, 2021 में हो गया। तो फिर आखिर इतना जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी, या जनसंख्या का आकलन होने के बाद भी आखिर हम लोग 1971 का ही क्यों लेते हैं। तो देखिए बात ये था कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा या हिस्ट्री पढ़िएगा, तो हमारी गवर्नमेंट लगभग 80 के लगभग 80 या 82 के लगभग 85 के लगभग 80-82 के लगभग ही क्या किए थे, हम दो और हमारे दो का एक नारा दिए थे। हमारी गवर्नमेंट दी थी, परिवार नियोजन का नारा था कि हम दो और हमारे दो। ये नारा तो जो दक्षिण भारत है उसमें बहुत कारगर हुआ और वहां की पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन उत्तर भारत में यदि बात करें या पूर्वोत्तर भारत में, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब की बात करें, तो इनकी पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। ये इन्होंने हम दो हमारे दो के नियम को फॉलो नहीं किया, ठीक है। जिसके कारण यदि गौर से देखिएगा तो आज क्या हुआ उस समय, तो दक्षिण भारत का पॉपुलेशन कम हो गया और यहाँ की जो हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि पंजाब, ये सॉरी पंजाब नहीं कहा, पंजाब को भी ले लीजिए, यूपी, बिहार, ये सब क्षेत्र का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया। तो जब एमएलए का मत निकाला जाता था तो जनसंख्या कम रहेगा तो इसकी तो वैल्यू कम आएगी। तो भाई साउथ वाले बोले, साउथ स्टेट लोग अपना ओपिनियन दिए कि भाई ये तो हमारा गलत हो जाएगा, मेरा तो मत मूल्य ही कम हो जाएगा, जबकि मैंने भारत सरकार की नीति को ही यूज किया था और उस नीति को यूज करके यदि विकास कर गया हूं तो क्या कोई गलत काम किया हूं। तो उस समय जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उसने एक नियम कहा कि चलो हम एक मिड टाइम ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 1971। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है या राष्ट्रपति का निर्वाचन में जनसंख्या की जो आकलन होती है वो किस ईयर से करते हैं, तो 1971, 1971 ईस्वी से करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चंस भी बराबर आता है। तो लोग कहते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो टेक्स्ट बुक में नहीं था तो कुछ आप जनरल करंट न्यूज को भी पढ़ें, ठीक है। जैसे बहुत सा एक आप पिछले एक कोर्ट का एग्जाम देकर लड़का आया और हमसे बताया कि सर हम तो दे दिए 2 एंग्लो इंडियंस, हम कहे कि लो 2 एंग्लो इंडियंस तो हाई था ही नहीं, आपका 2020 में ही उसको अमेंडमेंट 104 में कर दिया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो खास करके अमेंडमेंट तुरंत होगा उस तरह का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसलिए खास करके जो बदलाव होगा उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा माइंड को, वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में आपके पास आ जाता है, ठीक है। और 20 तो किसी भी कंपटीशंस में करंट अफेयर्स रहना ही है, और इसका एक यही अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने की कि आप पर डे कम से कम न्यूज चैनल को देखें, कम से कम रात वाली जो होती है 9 से 10, 9 से
10 वाली जो चैनल होती है जो आपका न्यूज़ देता है इंडिया का या वर्ल्ड का, वो न्यूज़ को आप लोग देखें, उससे आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तैयार होगी। बाकी तो वीडियो हेल्पफुल होता ही है, समझ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो आप खुद ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं किसी के कराए हुए काम के कंपेयर्ड में। बात समझ रहे हैं बात को? तो ये भी मैं आपको भी बताता चल रहा हूं कि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो करंट पे जरूर ध्यान दीजिए। करंट ही वीक होता है जिसके कारण बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, और करंट ही स्ट्रांग होता है तो वो सिलेक्शन कराता है, क्योंकि करंट ही सिलेक्शन के प्रोसेस को देता है, एक वे को देता है। सब थ्योरी पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े थ्योरी को पढ़ लिए, लेकिन पता चला उन्होंने करंट ही नहीं पढ़ा, तो आपकी तो ग्रोथिंग ऐसे ही डाउन हो गई। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 100% बना सकता है, या करंट को छोड़ दे 80% जो है आपका पूरा सही करके चलाएगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं और होता नहीं है। बात समझ रहे हैं जो रियलिटी है। तो इसके लिए आपको करंट पढ़ना चाहिए। करंट यदि आपका अच्छा रहेगा तो कोई भी कंपटीशंस निकालने में आपको 50% आसान हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आनंद ऑनलाइन क्लासेस आपको करंट का भी वीडियो डिफरेंट मोड में, डिफरेंट फॉर्म में आपको उपलब्ध करा रहा है और कराता रहेगा। और आप साथ में कोई अच्छे से बुक को जरूर लें, जैसे कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन का अतिरिक्तांत को लेकर के पोल साइंस का अतिरिक्तांत लीजिए, वॉल्यूम लीजिए, उसका हिस्ट्री का लीजिए, और बैठ के हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद बैठ के उसको पढ़िए। ये आपका वीडियो जो है बिल्कुल आपका उसी प्रतियोगिता दर्पण के यूनिक गाइड और अतिरिक्तांत को मिला करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया हूं और आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ कुछ भी चीज है वो बता दिए, वैसा होता नहीं है। इसलिए ध्यान देंगे हमारे वीडियो पे। ठीक है, यहाँ पर अब इनकी कार्यकाल कितनी होती है, तो कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। याद रखिएगा, ये कहाँ बताया हुआ है, तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में कहा हुआ है 5 वर्ष होगा, या इसके पहले भी ये इस्तीफा दे सकता है, इसके पहले भी ये इस्तीफा दे सकते हैं, और इनको हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा। ये किस में कहा हुआ है, तो अनुच्छेद 56B में कहा हुआ है। 56A में आपको इनके कार्यकाल को बताया हुआ है। ठीक है, इसके पहले अब महाभियोग के बारे में हमने बात किया कि इनको हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा। तो मान लीजिए निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति को लोग निर्वाचित किए, राष्ट्रपति निर्वाचन हुए, लेकिन गलती वहां कुछ गलती हुआ, कुछ आपको इलेक्शंस में ठीक से मत मूल्य नहीं आंका गया। जैसे आपने देखा कि अभी हम लोग जस्ट बात किए थे, उस समय एमएलए का मत मूल्य निकाले, उसके बाद जो टोटल मूल्य होगा वो टोटल नंबर ऑफ एमपी को, और जो एमएलए का मत मूल्य आएगा, यहाँ पे एमएलए का मत मूल्य आएगा, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग ले आते हैं मूल्य, और उसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दूसरा हो गया कार्यकाल का, बात कर दिया आपसे कितने का होगा, तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि इनका जो नियुक्ति होगा, कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, और इन्हें हटा सकते हैं हम लोग किस प्रोसेस से, तो महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अब महाभियोग के द्वारा इनको हटा सकते हैं, तो महाभियोग का प्रोसेस कैसे होगा, तो इनकी चुनाव हुई और वो नियुक्त होने के कगार पर हैं, लेकिन चुनाव के 1 महीना के भीतर, चुनाव के बाद 1 महीना के अंदर क्या करेंगे कि महाभियोग के द्वारा, जिसमें कम से कम 20% जो होंगे वो कौन होंगे, तो आपका प्रस्तावित होगा। जैसे उसमें 50 था, 20 प्रस्तावित होंगे और 20 अनुमोदित होंगे, और 30 दिन के भीतर ये कंप्लेन होनी चाहिए। और इनमें क्या करेगा, तो 5 जजेस का बेंच बनेगा, और इनके महाभियोग के दौर को रखेंगे। राष्ट्रपति भी अपने खुद या अपने वकील के साथ उपस्थित होकर के अपने प्रस्ताव को रखेंगे, अपने डिफेंस को रखेंगे, और यदि दोनों में यदि उनकी सिद्ध हो जाती है कि ये गलत में थे, तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ऐसे आज तक भारत देश में कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ये हमारी एक बहुत अच्छी बात है, या हमारे देश की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है कि यह प्रावधान तो किया गया है, लेकिन कभी भी आज तक महाभियोग के द्वारा किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। ये भी बात याद रखिएगा। इसमें ये याद रखिएगा कि 20 प्रस्तावक होंगे, प्रस्तावित यानी क्या होंगे, प्रस्तावक होंगे, और 20 जो अनुमोदित करेंगे उसको कहते हैं अनुमोदक, वो अनुमोदक होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लोकसभा में 104वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया है। राष्ट्रपति अभी तक कितने बने हैं, तो अभी तक 14 राष्ट्रपति, जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं वो हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले महिला राष्ट्रपति हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी भारत की,
वो सब हम आपको अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें इनकी कार्यविधि और एक ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप किसी चीज को गेन कीजिएगा, कैसे किसी कार्यकाल को याद कीजिएगा, वो सब बात करेंगे। राष्ट्रपति का ये मेरा आज पहला वीडियो है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति का नियुक्ति के पहले ही राष्ट्रपति की चुनाव करा दी जाती है। यदि किसी वक्त किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो आपको जो राष्ट्रपति होंगे तब तक बने रहेंगे जब तक वो राष्ट्रपति पद को सृजित नहीं कर लिया जाता है या नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि राष्ट्रपति को 6 महीना के अंदर उनकी कार्य अवधि पूरा होने के 6 महीना के अंदर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा नियुक्ति के संबंध में हम बात किए, नियुक्ति ऐसे हुई। अब देखिए, जनरली लोग कब लेते हैं, तो चूंकि देखिए हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ठीक है, हमारे छठे आपका प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध छोड़े गए थे, कोई भी उनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ था। इसीलिए उसी दिन से, चूंकि ये 25 दिसंबर को शपथ लिए थे, उसी दिन से 25 दिसंबर को शपथ लेने की परंपरा चल गई। ये किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन एक ये थिंकिंग है कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो 25 दिसंबर को ही अपना शपथ लिए हैं। यानी ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आखिर यदि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो 25 दिसंबर को हुई है और उसको कौन किया है, तो नीलम संजीव रेड्डी के समय से शुरुआत होती है और नियुक्ति की तिथि 25 दिसंबर ही जनरली लोग कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति का जो टॉपिक्स है वो चुनाव करवाने का जो होगा, इनका चुनाव जो कराएगा वो आपको चुनाव आयोग के द्वारा अनुच्छेद 24 के अनुसार कराते हैं। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शपथ किसके सामने लेंगे, तो हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने शपथ ली जाती है, या उनके अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम जज होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। यानी ये भी याद रखिएगा कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI या सुप्रीम कोर्ट के वरीयतम स्टाफ जो होता है वो इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। और साथ में एक बात आप लोगों को और हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग ध्यान से पूरे सर्कुलेट को देखेंगे तो आपको जब भी राष्ट्रपति से रिलेटेड एक ट्रिक्स आपको बता देते हैं, जब भी कोई राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तो आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद जो होगा वो 52 से 65 तक का ही राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। समझ रहे हैं? तो यानी यदि कोई भी अनुच्छेद पूछता है राष्ट्रपति से रिलेशंस में तो 52 से 65 तक का जो होगा वही ऑप्शंस मिलेगा। यदि 73, 75 हो जाता है तो नहीं मिलेगा। आशा करेंगे। देखिए, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप किसी भी टॉपिक्स को पार्ट बाई पार्ट आप दीजिए सर हमको, क्योंकि इससे हमको पढ़ने में सुविधा होती है। इसलिए अब हम आधे घंटे का 35 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे वाली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और जो भी तैयार कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो आपका जो भी बात किए हैं वो आपका राष्ट्रपति के बारे में बात किए। अब इनकी अधिकार, कार्य और कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं वो सबका आपको पार्ट 2 सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आनंद ऑनलाइन क्लासेज ही एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रॉपर वे में नॉलेज देगा, नॉलेज के साथ कॉन्सेप्ट देगा, कॉन्सेप्ट के साथ यदि हमारे एजुकेशन चैनल के वीडियो को आप बार बार देखते हैं और रेगुलर रहते हैं तो आपको इसका फर्क 3 महीने में ही पता चलेगी। चलिए, थैंक यू।